सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। इंतजार के बाद जमानत तो मिली पर रिहाई नहीं मिली। क्यों? क्योंकि चेयरमैन पीटीआई को साइफर मुकदमे में खुसूसी अदालत ने जेर हिरासत रखने का हुक्म दे रखा था। तोशाखाना केस में सुनाई गई 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी मुअत्तल हुई और माफ नहीं हुई। मतलब ये कि पिक्चर अभी बाकी है, केस अभी खत्म नहीं हुआ है। साइफर गुमशुदगी केस, 9 मई जलाओ घेराव केस और दीगर कई केसेस में चेयरमैन पीटीआई की हिफाजती जमानत आदम पैरवी की बिना पर मंसूख हो चुकी है। यानी एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी हुई तो रिहाई का इम्कान दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या चेयरमैन पीटीआई को बादस्तूर अटक जेल में कैद रखा जाएगा या दूसरे मुकदमात के लिए कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। शायद वजारत दाखिला इस बारे में कोई हतमी फैसला सामने लाए। मनी चेंजर्स के पास डॉलर की उड़ान 320 रुपए तक पहुंच चुकी है। अब ऐसे में बैंकों के पास रेट भी बढ़ते बढ़ते हम देख सकते हैं 302 तक आ चुका है। आज स्टॉक मार्केट को एक और धचका लगा और इंडेक्स 1 माह की कम पर आ गया। 2 रोज में इंडेक्स 900 पॉइंट्स गवा चुका है और अगस्त में महंगाई 28% से ज्यादा रहने की पेशगोई भी की जा रही है। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने से खाने पीने की जो अशिया हैं, खास तौर पर चीनी, चावल, अंडे, मसाले, सब्जियां महंगी हुई हैं और एक बार जो महंगा हो जाए तो फिर आपको पता है कि बदकिस्मती से कभी सस्ता नहीं हुआ करता। अब दूसरी जानिब निगरान हुकूमत का बड़ा इम्तिहान बिजली बिलों की शक्ल में जोर पकड़ रहा है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब मुसलसल 3 रोज़ से इस मसले पर हंगामी इजलास भी कर रहे हैं, जिसका मकसद महंगे बिलों में कमी का हल ढूंढना है। मुमकिन इक़दाम में वापडा और दीगर इदारों को मुफ्त बिजली का खात्मा, महंगे बिलों की किस्तें बनाकर सर्दी के बिलों में शामिल करना है और टैक्सों में जो कमी है और रिलीफ उसके लिए मजीद एक आप कह लें कि स्लैब का जो इजाफा है वो शामिल है। अच्छा, 2 रोज़ में पेट्रोल की नई कीमतों का भी ऐलान होना है और आलमी मंडी में तेल के जो दाम है दोबारा ऊपर भी जा रहे हैं। खुदा खैर करे। क्या निगरान हुकूमत इन मामलात को अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से हल कर पाया? सवाल है और ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवा देती हूँ। सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन राना मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। माहिर कानून एडवोकेट हाफिज़ एहसान अहमद साहब और मेरे साथ फैसल करीम कुंडी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप दोनों स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, राना साहब हमारे साथ मौजूद नहीं। आप दोनों की इजाज़त से राना साहब से शुरू करते हैं। राना साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। राना साहब, चेयरमैन पीटीआई का अटक जेल से बाहर आना अब खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है और अगर किसी और केस में जमानत मिली तो फिर अगले में गिरफ्तारी यकीनी नजर आ रही है। यानी अभी वो जेल के मेहमान ही रहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, केसेस बहुत ज़्यादा हैं और एक के बाद दूसरा केस जो है वो उसमें गिरफ्तारी पड़ सकती है और ख़ास तौर पर साइफर का जो केस है वो एक इशू है, वो एक सीरियस इशू है। अगर साइफर के केस में कुछ रिलीफ मिल जाता है तो फिर तो कोई चांसेस 50-50 बनते हैं कि शायद वो उनकी कोई रिहाई हो जाए। लेकिन अगर साइफर के केस में ब्रेक थ्रू नहीं होता और आइस ब्रेक नहीं होती तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन और फिर उनको वहाँ पे काफ़ी अरसे तक रहना पड़ सकता है। अब मसला ये है कि यहाँ पे उनकी जो लीगल टीम है वो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उनका जो है ना वो शटर हुई है। वो उनको एज सच कोई या तो गाइडलाइंस नहीं मिल रही प्रॉपरली, या अगर उनके पास गाइडलाइंस हैं तो प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। तो दिस इज द गट फीलिंग। आई होप के वो ठीक तरीके से काम कर रहे होंगे। मुझे आई एम नॉट अ लॉ एक्सपर्ट ओवर हियर, बट देन अगेन जो इम्प्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि शायद कम्युनिकेशन का गैप है। अब वो कम्युनिकेशन के गैप क्यों है? ऑब्वियस रीजंस हैं उसके कि प्रॉबली वहाँ से जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो गाइडलाइंस नहीं दे सकते और जो मुलाकातें होती हैं बड़ी अंडर ऑब्जर्वेशन होती होंगी और उसमें भी खुल के बात नहीं होगी उनकी अपनी बेगम से, इमरान खान चेयरमैन पीटीआई की। सो इसलिए वो ऐसे लगता है। लेकिन देन अगेन आइस ब्रेक होगी नहीं होगी, दैट्स गोइंग टू बी द आउटकम। अगर वो आउटकम निकलता है, अगर वो वाकई कोई रिलीफ मिलता है साइफर में। अब साइफर का एक इशू जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक साइफर होता है, वहाँ से चलता है, जो हमारा एम्बेसडर होता है पाकिस्तान का अमेरिका में बैठा हुआ, वो उसको डी कोड करके इंफॉर्मेशन को भेजता है, पास ऑन करता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वो दोबारा वो डी कोड होती है, वहाँ से कोडेड भेजता है, सॉरी, यहाँ पे वो डी कोड होती है पाकिस्तान में। और वो 4-5 ऐसे ऑफिसेज हैं
जो कि वाकई बड़े इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उनके पास साइफर जाती है। उसके बाद तो SOP ये है कि उसको ट्रैश कर दिया जाता है। जैसे पेपर ट्रैश होता है, उसके अंदर उसको ट्रैशर में डाल दिया जाता है और ट्रैश कर दी जाती है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। वो सिर्फ 4-5 लोगों के हद तक होता है। अब वो कहाँ पे गया, कहाँ पे नहीं गया, वो एक सिचुएशन बनाने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। लेकिन अगर वो ट्रैश नहीं हुआ और जो आखिरी SOP है, आखिरी जो चीज़ है, उसको फॉलो नहीं किया गया, तो फिर सिचुएशन बन सकती है। लेकिन अगर वो ट्रैश हो चुका है तो फिर मेरे ख्याल में कोई सिचुएशन बनती नहीं। लेकिन उसका तैयन कौन करेगा कि वो ट्रैश हुआ या नहीं हुआ? हाफिज एहसान अहमद साहब से जरा बहुत जरूरी है। लेकिन एक बैकड्रॉप पे एक थोड़ी यहाँ से कम्युनिकेशन जरूर हो रही है, कोई ब्रिज बिल्डिंग की कोशिश जरूर की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से चेयरमैन PTI को कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ जी हाफिज एहसान अहमद साहब, फिर आपकी तरफ आती गुड्डी साहब। ये जो अभी साइफर का ये मामला डिस्कस हो रहा है, तो FI का जो साइफर केस है इस्लामाबाद में दर्ज है, तो क्या अटक से डयाला भी मुंतकिल किया जा सकता है चेयरमैन PTI को, या सिक्योरिटी जो रीजंस हैं, वजूहात हैं, उनकी बिना पर अटक में ही ये ट्रायल जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। 2 टॉपिक्स के ऊपर आज आपने बात जो इनिशिएटिव लिया है, एक इंट्रो के अंदर आपने बात की है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया है, और दूसरा जो आपका साइफर का आया है। ठीक है जी। साइफर का जिस हद तक बात है वो ये है कि एक FIR जो है वो रजिस्टर्ड हो गई है, और वो हुई है 1923 का हमारा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, और उसके 2 सेक्शंस जो हैं जिनके अंदर ये FIR रजिस्टर्ड हुई है, एक है सेक्शन 5 और एक है सेक्शन 9 जी। और दोनों इसके अंदर ये कहते हैं कि अगर आपने डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसी की है कि जो आपको अथोराइज तो थी उसको देखने की, लेकिन पास ऑन आपके पास वो पावर नहीं थी, आपका प्रेरोगेटिव नहीं था, या वो ऐसे नेशनल सिक्योरिटी के इशू से कि जो आपकी ये लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और जो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपने ओथ लिया हुआ है उसके अंदर थी, तो अगर आप उसको डिस्क्लोज़ करते हैं तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो उसके अंदर आएगा। और सेक्शन 9 जो है उस चीज़ के अंदर आता है कि अगर आपने उन चीज़ को इस तरह इस्तेमाल किया हो कि जिससे उससे एक आप इंस्टिगेशन या ये वो समझ लें। अब ये है कि आज जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के अंदर था वो था उस तोशाखाना का केस, जिसके अंदर और उसका भी एक जो बैकग्राउंड है वो बड़ा है, वो ये है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की प्रोसीडिंग्स थी, ये कोई इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स नहीं थी। ठीक है। ये एक ऑफशोर प्रोसीडिंग था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक रेफरेंस आता है, और वो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के वो फाइल करते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अपनी जो 137 सेक्शन की रिक्वायरमेंट इलेक्शन एक्ट के अंदर उसके अंदर डिस्क्लोज़ नहीं किया, और वो हैं 167 जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उसके अंदर आते हैं। और उसके मुताबिक जो था इलेक्शन कमीशन को स्पीकर नेशनल असम्बली ने वो रेफरेंस भिजवाया, और वहाँ पे जाके जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई 137 के नीचे, तो उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आई वो ये आई कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने उसके अंदर एक एडमिशन किया, और उस एडमिशन के अंदर जो उन्होंने डिफेंस लिया वो ये था कि मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी टैक्स रिटर्न्स या वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लॉ जो है वो एक इंडिपेंडेंट लॉ है, एक स्पेशल लॉ है, तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको सेक्शन 137 की पूरी करनी थी, वो आपने पूरी नहीं की, और उसके ऊपर आपके डिफेंस को मद्देनज़र ना रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अक्टूबर को फैसला किया। जब 21 अक्टूबर का फैसला आ गया तो उसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और आज भी वो फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ना सस्पेंड हुआ है ना प्रोसीडिंग्स आई है। अब उसके ऑफशूट के अंदर जो सेक्शन 190 इलेक्शन एक्ट का केस जो है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास गया, उस पर सारा जोर भी लगा। अगर 21 अक्टूबर का फैसला जो है वो सेट असाइड या सस्पेंड करवा लिया जाता, तो ये जो प्रोसीडिंग्स इस वक्त चल रही थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, उसकी नौबत भी नहीं आनी थी। अब जो हाई कोर्ट ने एक रिलीफ दिया है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है, ये एक कॉमन है कि कोई भी अगर शॉर्ट सेंटेंस आप देते हैं तो उसके ऊपर हाई कोर्ट अमूमन वो जजमेंट को सस्पेंड करती है, वो सेक्शन 426 के पैरामीटर्स हैं। बट बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब ये है कि क्या जो कन्विक्शन को सस्पेंड किया गया है उससे डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई है या नहीं है। तो इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ 2 डिस्क्वालिफिकेशन है, एक है 63(1)P की
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तौर पे दी, और दूसरी 63(1)H है कि अगर आप पाकिस्तान के किसी लॉ कोर्ट से आपको 2 साल से ज़्यादा सज़ा होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 साल आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है ना कन्विक्शन को ख़त्म कर रही है और ना ही उसके बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिमेन इनफील्ड, और जितनी देर ये दोनों जजमेंट सेटिस्फाइड नहीं होगी ये डिस्क्वालिफिकेशन भी रहेगी और पॉलिटिकल पार्टी एज ए पॉलिटिकल हेड जो है उनको बड़ी मुश्किल होगी कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इस पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना। ठीक है जी, आपका पॉइंट है कि कुंटी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये आज शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट में चीफ जस्टिस साहब को तनकीद का निशाना बनाया है, और हम देख रहे थे कि कुछ दिन से पीटीआई के लोग भी दूसरे जस्टिस साहब को तनकीद का निशाना बना रहे थे। ये जो अपनी पसंद के फ़ैसले और ना पसंद के ख़िलाफ़ अगर आ जाएँ तो कोई भी सियासी जमात या उनके जो फॉलोअर्स हैं, और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर जो बहुत ही आज़ादी इज़हार राय चल रहा है, उसमें ये तनकीद का निशाना बनाते हैं जस्टिस साहिबान को। ये ट्रेंड ठीक नहीं है, ये कहाँ तक लेकर जाएगा? ये सिलसिला रुकना चाहिए, किसी भी साइड से ये नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है और इसको मैं भी इंडोर्स करता हूँ, लेकिन दूसरे साइड पे जो है जजेस को भी अपना कंडक्ट ऐसा करना चाहिए जिस पे तनकीद ना हो। जब आप कहेंगे कि जी जो एक जो है रिमांड शुरू एक मुलजिम का, और आप कहेंगे कि उसको मेरे सामने पेश किया जाए और जजेस के रास्ते से लाया जाए, फिर उसको रेस्ट हाउस में रखा जाए, उसका मेन्यू डिसाइड किया जाए, उसके गेस्ट डिसाइड किए जाएँ, तो फिर डेफिनेटली उंगलियां तो उठेंगी ना। आप इतने हद तक जाएंगे और आप बोलें कि जी आप कुछ कह रहे भी नहीं, आप एक बंदे को रिमांड से उठा के ले जा रहे हैं और फिर एक ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आप अपने लोअर कोर्ट को एक मैसेज दे रहे हैं कि आपने इसकी बिल भी करानी है, और फिर वो पार्टी का जो लीडर है वो अनाउंस भी करे कि मैंने कल इतने बजे यहाँ पर जलसा भी करना है। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो फिर डेफिनेटली जो है फिर जुडिशरी पे उंगलियां उठती हैं। यानी आप मुजम्मत दोनों साइडों की कर रहे हैं, खा वो नून लीग के लोग अगर तनकीद कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब पर, या कोई भी अगर तनकीद कर रहे हैं, और अगर पीटीआई वाले जो तनकीद करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जस्टिस साहब पर, तो यानी दोनों साइड की आप तनकीद कर रहे हैं, दोनों पे मुजम्मत कर रहे हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि जितना जुडिशरी से, और जुडिशरी मीन्स कि कुछ ख़ास लोगों से भी बस पार्टी को गिले हैं, किसी को नहीं होंगे। हमारे तो अपने शहीद जो है बानी चेयरमैन, उसको अपने फांसी फंदे पे चढ़ाया इसी सुप्रीम कोर्ट ने। यानी आप यही कहना चाह रहे हैं कि बाकी पार्टी का जो कंडक्ट है या बिहेवियर है वो पीपल्स पार्टी जैसा होना चाहिए। देखें, अब एक हद होती है ना कि आप एक हद से चले जाएं और आप एक पार्टी के अगर नज़र आएँ कि आप एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं, एक शख्स को इतना फेवर कर रहे हैं जिस तरीके से आप उनको विशेष वो कर रहे हैं और फिर वो चीज़ कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें ठीक है। आप फिर आप कहें कि जी आपके खिलाफ बयान भी ना दें, वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकता है ऐसी चीज़ें? यानी जब आपका जो कंडक्ट होगा फिर आपके ऊपर उंगलियाँ उठेंगी, आपके ऊपर सवालात होंगे, फिर आप मुझे सवालात भी दें। अगर फिर आपको इतना शौक है सियासत करने का, फिर रिटायर हो जाए, इलेक्शन लड़ लें। ये आप जज साहिबान से कह रहे हैं? जी, जिनको भी शौक है, ठीक, जिनको भी शौक है लड़ सकते हैं। अभी मेरा सवाल तो उनसे चीफ जस्टिस साहब जो है ना, देखिए चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं सितंबर में, 2 साल बाद इलेक्शन लड़े, उनको हक है, 2 साल का एक टाइम और है तो उसके बाद इलेक्शन लड़े। ठीक है राना साहब, और फिर पता चल जाएगा कितने वोट लेते हैं। ठीक है राना साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। ये बड़ा एक सीरियस सब्जेक्ट है कि हम देखते हैं कि जी अगर हम दोनों साइड से देख लें कि इधर से हम देखते हैं कि किसी और जज साहब पे, जस्टिस साहब पे तनकीद हो रही है, उधर से देखते हैं तो दूसरे जस्टिस साहब पे तनकीद हो रही है, चीफ जस्टिस साहब पे। तो ये दोनों साइड से जो तनकीद है ये गलत है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते इधर से हो रही तो ठीक है, उधर से हो रही, क्योंकि अमल तो एक ही है कि जी जो जस्टिस साहिबान उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उनको मुतनाज़ बना दिया जाता है। बाकायदा ऐसे सर्वेज अब किए जा रहे हैं कि इंसाफ पसंद जज कैसा होगा, जो दूसरा है पता नहीं वो इंसाफ पसंद नहीं है। तो ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, इसको संजीदा लेना होगा। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो सिचुएशन बनाई जाती है ना, ये इसलिए बनाई जाती है कि प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है जजेस को और अपनी मर्जी के फैसले उनसे। अच्छा, ये आपने अहम एक पॉइंट उठा दी है, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूं, अपने की सिचुएशन बनाई जाती है, ये प्लान्ड होती है आपके मुताबिक, बनाई जाती है सिचुएशन? डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, देखे ना, हर जो पार्टी है, जो 2 पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज जो हैं वो कोई ना कोई कोशिश करती है कि जनाब उस जो भी जज हैं या पैनल है या बेंच है उसको प्रेशराइज करके रखा जाए। प्रेशराइज करके रखेंगे तो शायद उनकी मतलब का या उनकी मर्जी का फैसला आ जाए। उसकी वजह ये है कि किसी दौर में होता ये था कि जो जजेस होते थे वो ना तो टीवी देखते थे ना अखबार पढ़ते थे, और फैसला देने से पहले वो कोई कम्युनिकेशन किसी से नहीं करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड अप्लाई किया करते थे।
वो दौर तो खत्म हो गया। अब तो यहाँ पे चल रहे होते हैं, जो वर्ड्स बोल रहे होते हैं अंदर जजेस या जो कमेंट्स दे रहे होते हैं, उनके लाइव टिकर्स भी यहाँ पे चल रहे होते हैं, खबरें भी चल रही होती है। सो टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ। सो प्रेशराइज करने वाला जो टैक्टिक है ना, वो दैट इज ऑन, और वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये अनफॉर्चुनेट जो इसलिए है कि मजीद कंट्रोवर्शियल होता जाएगा। सो ये इस कंट्रोवर्सी निकलने के लिए बेहतर तो ये होगा कि ये जो मीडिया के अंदर जो लाइव कवरेज चल रही होती है उसको ज़रा एब्सटेन किया जाए। लेकिन आजकल के दौर के मीडिया में, आजकल के दौर में वो मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली इट्स अ सिचुएशन, और इस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है, क्योंकि ये 1990 की दिहाई भी नहीं है और ये पुराना दौर भी नहीं है जहाँ पे जजेस अपने आप को परे रखें मीडिया से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो। अब वो एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कैसे एडेप्ट किया जाएगा इन द डेज टू कम, और ये प्रेशर जो है लेकिन ये माउंट होता रहेगा और दोनों पार्टी की तरफ से माउंट होता रहेगा, और वही पार्टी तालियां बजाएगी जिसकी फेवर में जनाब आएगा फैसला, जिसकी फेवर में नहीं आएगा वो हाल दुआई पा देगा थे। सो ये सिचुएशन है। एहसान साहब, ये सिचुएशन आपको कंट्रोल होती दिखाई देती है? अगर मैं वकला के बारे में बात करूं, जो लॉयर्स हैं वो इस चीज़ को लेकर कंसर्न्ड होते हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल इसके अंदर कंसर्न्स है, और उसकी बुनियादी 3 वजह हैं जो ब्रॉडली अगर आप इसको देखा जाए। एक इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, और वहाँ के ऊपर पॉलिटिकल क्वेश्चन या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ जब इकट्ठे होते हैं तो उसके ऊपर एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला मामला आता है। और दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतने पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ जो हैं वो किसी भी सुपीरियर कोर्ट के अंदर नहीं जाते। शायद उसके अंदर ये है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना मैच्योर नहीं है, शायद उसकी वजह यह है कि हम आपस में बैठ के इशू को रिजॉल्व नहीं करते, शायद इशू ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद वो वजह यह है कि हम जानते बूझते भी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता क्या है, लेकिन हम उन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मानते नहीं हैं और अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देख लिया जाए तो 1971 के अंदर पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि हमारे पास पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, ये पार्लियामेंट का काम है और उन इश्यूज़ को वहीं पे बैठ के डिसाइड किया जाए। अब जब कन्फ्रंटेशन या हमारे मुल्क के अंदर आप ये देखें कि एक टॉलरेंस लेवल भी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में भी है, अगर पिछले 30-40 साल से दिहाई से आप देखें तो एक कन्फ्रंटेशन की जो पॉलिटिक्स है वो अल्टीमेटली कोर्ट्स के अंदर जाती है, और जब कोर्ट्स के अंदर जाती है तो वहाँ के ऊपर जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशंस भी आती है। वहाँ पे जो मामला इस चीज़ के अंदर आया है वो ये है कि इसमें 2 राय कोई नहीं है कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। ठीक, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के अंदर जो एलिवेशन ऑफ जजेस है वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके अंदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इस सारी चीज़ के अंदर है कि हमारा सिस्टम जो है, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस है, सिविल जस्टिस सिस्टम है या और स्पेशल लॉज हैं, वो इतने आउटडेटेड हो चुके हैं कि उनके अंदर फिर एक डिस्क्रिशन का एलिमेंट आता है, और डिस्क्रिशन जो है किसी को सूट करे या ना करे। अगर आप इस सारे पैराए को पिछले 1.25 साल से आप ये देखें तो अगर आप इसको एनालाइज करें एज इंडिपेंडेंट के तौर पे, तो आप ये देखें कि कभी एक साइड जो है वो कोर्ट के साथ खड़ी होकर कहती है कि रूल ऑफ लॉ है कासिम सूरी से लेके, और अगर दूसरी साइड का अगर फैसला आए तो वो कहते हैं कि इससे बेहतर सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं और इससे नहीं है। ठीक है, आपने 1.25 साल की बात की, और इन सारी चीजों से निकल के अगर हम जाएंगे तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने इश्यूज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, असेंबली के अंदर निकल कर सारे सवाल जी निगरान हुकूमत से पूछे जाएं। अभी निगरान हुकूमत को आए हुए दिन कितने हुए? सारे सवाल उनसे पूछे। अभी से जो बिजली का बिल पिछले महीने का आ गया उसका जवाब भी में निगरान हुकूमत देगी। बहुत से सवाल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राना मुबशिर साहब, हाफिज़ एहसान अहमद साहब और फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। 1.25 साल हुकूमत की 13 जमातों ने, और उसके बाद अब जो बिजली का बिल आता है पिछले महीने का, निगरान हुकूमत का आए हुए दिन कितने हुए? तो ये बड़ा निगरान हुकूमत पर तनकीद हो रही है। निगरान हुकूमत पर तनकीद करेंगे, लेकिन अब इस महीने के जब बिल आएंगे या उससे अगले महीने के तो पूछा जाएगा उनसे भी। दूसरी बात है निगरान हुकूमत के बारे में, कल महमूद मौलवी साहब ने मेरे प्रोग्राम में बोला कि आप उनको निगरान ना कहें, आप उसको नॉर्मल हुकूमत की तरह उनसे सवाल पूछें। क्यों निगरान हुकूमत? फिर बाकी जो बातें हो रही हैं कि काफ़ी लंबा प्लान होगा, इलेक्शन आगे चले जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन आगे जाएंगे, क्योंकि जो हमारी इलेक्शन कमीशन में जो मीटिंग हुई थी जी कैसी रही चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ, वो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखें, आपने कहा कि निगरान हुकूमत, बिल्कुल मैं नहीं समझता कि निगरान हुकूमत को जो भी रिसेंटली बिजली के जो बिल ज़्यादा हुए हैं उससे हम उनको कसूरवार करें, क्योंकि उनको अभी तक आए हुए ब्रीफिंग भी दी हुई थी
करें। ये बड़ा क्लियर सा एक बिल्कुल बस। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि देखें हम इस चीज़ को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। हमारी भी जब हुकूमत आई थी और हम जब आए थे तो जो PTI की हुकूमत से हमने टेक ओवर किया अदम एतमाद में, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो IMF के साथ डील हुई थी और उसको हमने ऑनर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर भी IMF के साथ डील करते करते बहुत लेट हो चुका था, और टैक्सेस क्योंकि या आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना था या मुश्किलात में, दोनों तरफ से आप समझें कि आपने एक किस्म की ख़ुदकुशी तो मैं नहीं कहूँगा कि आपके फ़ैसले करने थे, और दोनों ऐसे फ़ैसले थे कि जो बेरेबल नहीं थे। लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हमने ये चीज़ की, और इस वक्त आप देखें कि लोग सड़कों पे निकले हुए हैं और डेफिनेटली वो जेन्युइन निकले हुए हैं। लोग बिजली का बिल, आपका जो कैमरामैन है वो बिजली का बिल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी जो तनख्वाह है उतने उससे ज़्यादा उसका बिजली का बिल है। फिर उसने अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, उसने मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उसको चाहिए, उसको रोज़मर्रा का और भी चाहिए। इसलिए लोगों का जो अब बस हो चुकी है, और लोग देखें सबसे बड़ी बात यह है और सबसे सोचने की बात यह है कि लोग जो रोडों पे निकले हुए हैं दे आर विदाउट लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं हैं, वो खुद निकले हुए हैं। और ये ज़्यादा अलार्मिंग है अगर देखा जाए, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के आवाज़ पे उन्होंने नहीं निकाले जुलूस, वो खुद निकले जब वो देखा उन्होंने कि उनकी बस हो चुकी है। तो ये चीज़ अब ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैं समझता हूँ कि मेरी एक तजवीज़ होगी वज़ीर-ए-आज़म साहब से, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, कि इस पूरी ब्रीफिंग जो 3 दिन या 4 दिन से ले रहे हैं, और जब उनकी ब्रीफिंग ख़त्म हो जाए, उनके पास कोई इस चीज़ का कोई हल निकला है, उसको चाहिए कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए, ठीक है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए। इस मुल्क की जो बिजली का मसला है, जो भी है, ये सब का है। ये मैं नहीं कहता कि निगरान हुकूमत के या सिर्फ वापडा का है या किसी और के, तमाम को बोले, उस हल बताएं कि ये हमारे पास हल है। देखें ये चीज़ें इस चीज़ से नहीं है। अब यूनिट्स जो है उन्होंने कहा जो सरकारी मुलाजमीन यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़त्म कर दें, अच्छी बात है, ख़त्म कर दें। क्या इससे बिजली के बिल का जो यूनिट्स के जो कीमत है वो गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी? नहीं ख़त्म होगी। ठीक है, उनको पे करना पड़ेगा, अगर मैं उसको फ्री ले रहा हूँ या आप ले रहे हैं, कोई और ले रहे हैं, वो अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन हमें उस चीज़ का हल निकालना है कि हम बिजली कैसे सस्ती करेंगे। हम हाइडल की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हम बार बार करते हैं IPPs की बात करते हैं, और IPPs के देखें उसकी जो कैपेसिटी है वो पहले सालों में ठीक हो, उसके बाद जब वो पुराना होना शुरू हो जाते हैं वो तेल ज़्यादा खाती है। IPPs को देखना पड़े इस मुल्क के साथ। देखें पहली बात तो ये बहुत लंबे इस पे प्रोग्राम करें। पहले तो आप निकालें थे कि 1985 से लेकर आज तक किन किन लोगों ने कर्जे निकाले हैं इस मुल्क में, कर्जे लिए हैं, कितने लोगों ने माफ़ किए हैं, क्यों माफ़ किए हैं? खुदावा से माफ़ कर लिए हैं भाई, आपने कर्जे लिए किसी कारोबार के लिए लिए, उसके बाद आपने ऐशी करके वो कर्जा वापस नहीं किया। तो ये कौम के साथ जो ये चीज़ें, बाकी बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, टैक्सेस हैं, कौन टैक्स दे रहा है कौन नहीं दे रहा। आप चले जाएँ E सेक्टर में, F सेक्टर में चले जाएँ, उसके रेस्टोरेंट्स कैफ़े में चले जाएँ, आपको लगता नहीं है कि कोई वो पाकिस्तान है जिसमें महंगाई हो चुकी है। लेकिन आप अगर जब मिडिल क्लास या गरीब क्लास के सेक्टर्स की तरफ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2 वक्त का खाने का नहीं है, और इधर आप देखें यहाँ पे आपको टेबल भी नहीं मिलेगी किसी कैफ़े और रेस्टोरेंट में खाने के लिए कि जी बुक आप आधे घंटे बाद और घंटे बाद आएँ। जब तक आप इन लोगों को, जो आपकी एलीट क्लास है, इनको टैक्स जोन में हम नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक ये चीज़ नहीं सोच। क्यों हर वक्त गरीब आदमी और मिडिल क्लास जो है वो टैक्स देगा, और एलीट क्लास जो है हमेशा उनके जो है वो याशियाँ करेंगे और टैक्स पे नहीं करेंगे और टैक्स चोरी करेंगे। किसने करना था सब कुछ? मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी भी गलती है, हुकूमतों की भी गलती है। लेकिन हमें देखें, एक फ्रेंकली स्पीकिंग, और मैं इसमें मुझे कोई आर नहीं कि मैं बताऊँ कि जब भी हुकूमतें आती हैं, जिस पार्टी की भी आती हैं, उनमें ये लोग आके फ्रंट सीट पर चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं और फिर आवाज़ किसी की नहीं चलती। ये जो माफियाज जो है ना, IPPs माफिया है, शुगर माफिया है, गंदम माफिया है, फलाम माफिया है, ढिंग माफिया, सारे आके ये हुकूमतों को हाईजैक कर लेते हैं, चाहे वो जिसकी भी हुकूमत हो। अब पिछली हुकूमत तहरीक इंसाफ की बहुत कह रही थी ना कि हम लोग ऐसे हैं ऐसे, जब उनके निकले खाते वो भी वही थे कि जो आप कहते थे कि आप लोग ऐसे हैं। तो ये चीज़ें, ये जब तक हम इस कौम के लिए बैठेंगे नहीं, जब कौम जब तक एतमाद नहीं करेगी हुकूमतों पे, सियासतदानों पे, आप जाएंगे, आप बैठेंगे, उनको आप उसका हल बताएंगे। ये हल नहीं है कि ठीक है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उस पर 3 मीटिंग्स की, लेकिन जब तक आप हल नहीं बताएंगे, आप ये चीज़ें नहीं दिखेंगे कि हम हाइडल में क्यों नहीं गए। फिर आप कहते हैं जी फ़लाँ सूबा चोरी करता है, आप KP कहते हैं KP सबसे ज़्यादा चोरी होती है। फिर अगर सूबायत मीटिंग्स में हल ही निकाला जा रहा है ना, फिर अगर आप सूबायत की तरफ जाते हैं, फिर KP कहती है कि हम 1 रुपये में बिजली बनाते हैं हाइडल, हमें क्यों आप महंगी बिजली दे रहे हो? हमें तो फिर वो बिजली जो हम 1 रुपये बना रहे हैं, हम 1 रुपये पे दो या 2 रुपये पे दो, आप हमें जो है यूनिट जो है महंगे दे रहे हो। पाकिस्तान की मतलब है कि सबसे बड़ा डैम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है,
वो कितनी बिजली पैदा कर रहा है, कितने स्टेट को दे रहा ठीक है। है। फिर इन उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पे अगर आप सुबाइयत पे और उस पे जाएंगे कि यार फलां चोरी ज़्यादा कर रहा है, भाई कुंडी साहब ज़्यादा चोरी कर रहे हैं और राणा साहब कम कर रहा है या दूसरा कम कर रहा है, इस पर आप ना जाएँ। अगर आप बोलेंगे जी अगर इस पे चोरी कौन कंट्रोल करेगा, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल उठाया डिपार्टमेंट कंट्रोल ठीक है राणा साहब, कौन कंट्रोल करेगा? बड़े अच्छी बातें की फैसल करीम कुंडी साहब ने, लेकिन ये सब कुछ किसने ठीक करना था? आवाम की उम्मीदें, आपकी उम्मीदें, मेरी उम्मीदें, हम सब की उम्मीदें किससे थी? जिनसे थी उनमें से एक फैसल करीम कुंडी साहब भी जो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इन्हीं अवामी नुमाइंदों से जो अवाम के मसले हल करने के लिए पार्लियामेंट में जाते हैं, अवाम एतमाद करती है इन पे, बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किसने हल करना? तो दूसरा आम सवाल इन्होंने जो उठाया, ये बड़ी गहरी बात है कि हम ये मुकाबला क्यों शुरू कर देते हैं कि अगर कोई गलत है तो वो ये नहीं कहता मैं गलत हूँ, वो कहता है फलां भी तो गलत है, मैं भी गलत हूँ। तो इस तरह तो कोई भी अपनी इस्लाह नहीं कर सकेगा। डॉक्टर साहब, अब मेरा अगर बस चले ना, तो जैसे फैसल करीम कुंडी साहब बात कर रहे हैं ना, आई एम 200% श्योर कि कल अगर वज़ीर आज़म फैसल करीम कुंडी साहब को बना दिया जाए ना, तो फैसल करीम कुंडी साहब, आई एम फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई एम 200% श्योर कि कुछ ना कुछ ज़रूर कर देंगे। अब मसला ये है कि जो बातें इस वक्त बैठ के और ये जो क्रिटिसाइज कर रही हैं कि जी ये रिलीफ मिल सकता था, ये बिजली का यूनिट जो है इतना कम हो सकता था, या इसमें अगर 32 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो इसमें से 2-4 टैक्सेस ख़त्म हो सकते थे, या इसमें से ये किया जा सकता था, या किसी और मोड में जाया जा सकता था कि वहाँ से पावर जनरेट हो सकती। ये 13 जमातें हैं जो कि सारी जमातें मुल्क की हैं, मासवाए एक जमात के जो बाहर थी। बाकी 13 की 13 जमातें रह जाती हैं इस मुल्क में, वो सारी की सारी 16 महीने हुकूमत करती रही। उन्होंने कौन सा ऐसी एफर्ट की, कौन सा ऐसी चीज़ सामने लेके आए कि आज जो हीट फेस कर रहे हैं अवाम, और आज जो बिजली के बिल लेके सामने सड़कों पे निकले हुए हैं और बिल्कुल उनकी लीडरशिप उनके पास नहीं है और खुद निकले हुए हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस एस्पेक्ट एंड इट कैन लीड टू एनी, बहुत अलार्मिंग है। और मैं वो पूछना चाहता हूँ कि 13 जमातों ने क्या किया माह में, वो कौन सी चीजें थी? यही पीडीएम की हुकूमत जो है, ये जुलाई के बिल हैं जिनको लेके लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, ये पिछले माह की बिल है, अभी तो अगले महीने के आने हैं। और आपको एक और बात बता दूं, 2 माह के अंदर, 1.5 माह के अंदर देर आर चांसेस कि जनाब 22-23 रुपए यूनिट मजीद बढ़ा दिया जाए, तो बंदे किधर जाएंगे, आवाम किधर जाएगी? ऑलरेडी मिडिल क्लास तो खत्म हो चुकी है, ठीक है, मिडिल क्लास सफेद पोश लोग खत्म हो चुके हैं, अब गरीब को ख़त्म करना बाकी रह गया, जिसकी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जो एग्रीमेंट्स किए जा चुके हैं विद द डोनर एजेंसीज और लैंडिंग एजेंसीज, वो अनडू नहीं किए जा सकते। द रियलिटी चेक इज कि आपने जो एजेंसीज ने जिन्होंने आपको कर्ज दिए हुए हैं, उनको जो आपने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, उनके तहत अगर आप कहें कि ये सारी बिजली के यूनिट कम हो जाएंगे, उसमें कीमत कम हो जाएगी, वो नहीं हो सकता। वी आर टू दैट पैक्ट, वी शुड टेल द पीपल दैट ये पैक्ट है, इसकी वजूहात ये थी, इसके अलावा चांस कोई नहीं था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए हमें ये पैक्ट करना पड़ा है, इसलिए हमें ये एग्रीमेंट करना पड़ा है। अगर आप अगर उनके सामने सच बोल देंगे लोगों के सामने, तो मैं ये नहीं कहता कि उनकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, उनको थोड़ा सा सब्र ज़रूर आ जाएगा। और रिलीफ अगर देना है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से अच्छा प्रोग्राम कौन सा है दुनिया में? आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत उनको जो रिलीफ देना चाहते हैं वो दें। आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत तो लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है ना, उसमें तो कोई पैक्ट नहीं है, उसमें तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। सो उसके तहत आप रिलीफ दे दें लोगों को, उनकी जनाब थोड़े सा सांस में सांस आ जाएगा। अच्छा हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अब आगे जाके आप क्या देख रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के हवाले से केसेस जो हैं? देखें, एक तो ये है कि जो मेन था जिसके अंदर कन्विक्शन हुई है या इलेक्शन कमीशन का डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, वो तो जितनी देर तक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको ख़त्म ना करे, वो भी डिस्क्वालिफिकेशन इंटैक्ट रहेगी। और दूसरा अगर ये है कि ये जो मेन केस अपील है वो ना हो तो वो भी इंटैक्ट रहेगी। और उसका कॉन्सिक्वेंस ये निकलेगा
कि जितनी देर तक कोई कन्विक्शन जो है वो आपकी स्टैंड करती है उतनी देर तक आप आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर नहीं आते, और जब आप नहीं आते तो आप पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते। दूसरा ये है कि जब आप कन्विक्ट कर दिए जाते हैं किसी एक केस के अंदर तो हमारा इलेक्शन लॉज जो हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर भी शामिल है और हमारा इलेक्शन कमीशन भी है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं कि अगर आप कन्विक्ट हो गए हैं तो उसके बाद ये है कि आप किसी पार्टी को लीड भी नहीं कर सकते जिस पार्टी को आप हेड कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर भी जजमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो मौजूद है। तो अगर देखा जाए तो इश्यूज़ तो हैं इसके अंदर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल। अब किस तरह उनकी लीगल टीम या पीटीआई के चेयरमैन और ये जो सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कल ये जो साइफर केस की समाअत है वो भी अटक जेल में होगी, वो ये है कि दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं कि ये बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की है, और उसके बाद चूँकि स्पेशल कोर्ट भी लॉ मिनिस्ट्री के नीचे है तो वो जो भी अप्रोप्रिएट समझते हैं ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एग्जांपल्स भी हैं कि जिसके अंदर जो जेल्स के अंदर ट्रायल्स हैं वो होते रहे हैं, एक्सेप्शनल नहीं है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट जो पहली चीज़ आपकी है मैं उसकी तरफ आना चाहूँगा, जो पाकिस्तान का असल कंसर्न्स है लोगों का, जिस तरफ आपने महंगाई का इशारा किया है, ये कोई आज एक साल की बात नहीं है, ये पिछले 20-25 साल से इस मुल्क के अंदर जो है गवर्नेंस के इशू हो जाके हमारी प्रायोरिटीज़ उसके नहीं है, हम इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करना चाहते, और 4 चीज़ें साइमल्टेनियसली इस मुल्क के अंदर आई हैं जिस कोलैप्स के अंदर हम आ गए हैं। एक हमारी करेंसी की डिटेरिएशन आई है, दूसरा हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको छोड़ दिया है, तीसरा हमने करप्शन को इस मुल्क के अंदर पनपने दिया है, और चौथा ये है कि हमने बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री होने के हमने हर चीज़ जो इंपोर्ट की है। अब जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी आई हैं तो आप ये देखें कि 2002 से लेके 8 तक आपके मुल्क में अंदर डॉलर 56 रुपये था जब जनरल मुशर्रफ का दौर था, उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर 84-85 तक रहा, और 2013 में 96 का था। अगर आप 303 को या पाउंड्स आपका 404 है, इसको रिवर्स आप कर लें, आज आप 56 रुपये की या 85 रुपये की या 96 पे आ जाएं तो 2/3 आपकी महंगाई जो है वैसे ही खत्म हो जाएगी, जो कि आप सारा। चलिए आपने 2/3 की बात की तो 2 या 3 मिनट ही बाकी है, तो आपकी इजाजत से मैं जरा कुंडी साहब की तरफ चलिए। कुंडी साहब, ये आपकी जो मुलाकात हुई आज ये जो इलेक्शन कमीशन से पीपल्स पार्टी के वफ्द की, तो क्या फिर समझ आ रही कि 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे? नई हल्का बंदियों का जो मामला है वो भी आपके सामने है, क्या पीपल्स पार्टी ने गलती कर दी थी तब नई हल्का बंदियों के मामले पे? नहीं, कोई गलती नहीं की थी, हमारी बड़े अच्छे। तो फिर ये, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत से लोग ऐसे तबसरे ऐसे तजिए कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रही है और क्योंकि घेरा तंग होने वाला है कोई आगे, क्या आपको समझ आ रही है? हमारे साथ लोगों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, इसलिए तबसरे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं जी। दूसरी बात यह है कि हमने इलेक्शन कमीशन में जो आज उनकी टीम के साथ उनकी मुलाकात की है और बड़े अच्छे मौलवी मुलाकात हुई, और हमने उस पर इंडोर्स किया कि देखें आर्टिकल 224 जब सीएम सिंध जो हमारे वहाँ पे नुमाइंदा थे, अपने हमारे नवीद कमर साहब गए थे, कायरा साहब थे, तो हमने इसलिए इसको वोट किया क्योंकि जब वो अब मतलब शुमारी में ये चीज़ आई सेंसस में कि इसमें कोई सीटें नहीं बढ़ाई जा रही, कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिक 224 के तहत आपने इलेक्शन कराने हैं। उसमें अगर आपने सीटें बढ़ानी है, अगर आपने बढ़ानी चाहिए थी 24 करोड़ आबादी आपकी हो गई तो आप सीटें तो बढ़ा लें, अब उस वक्त मेजॉरिटी नहीं थी, आप सीटें नहीं बढ़ा सकते थे। तो एक चीज़ बिल्कुल फैक्ट थी कि 224 के अंडर जो है वो 90 डेज़ तो के क्या अंदर। फिर आपने रिस्पांस देखा वहाँ से? देखिए, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर जो हमारे जो 90 डेज़ का था, हमने कहा और बात नहीं करते, हम कहते जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है उसको आप फॉलो करें, ना मेरी बात सुने ना किसी और की सुने, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है आप उसको फॉलो करें। हमें खुद भी पता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, आपको क्यों बताना पड़ रहा है? नहीं, हम ये कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन उस पर हैं, 90 डेज़ का इलेक्शन है, जब आप वही बात 90 डेज़ में आप इलेक्शन करवाएं। आपको रिस्पॉन्स क्या मिला? ग्रीन सिग्नल मिला? लगता है कि आपकी बात हमें ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी अपनी एक मीटिंग है, उसके बाद हम आपको जब वो हमें जवाब देंगे उसके बाद हमने लाहौर में सीसी की मीटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉल करनी है, और उसके बाद जो है हम फैसला करें हमने क्या। अच्छा, लास्ट 20 सेकंड आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एतजाज़ हसन साहब ने सीसी की इजलास में शिरकत उन्होंने की, पहले अक्सर नाराज रहते थे, अपनी पार्टी से भी नारा रहते थे, तो उस पर बड़े तबसरे हो रहे थे कि शायद क्योंकि वो आपको पता है जमान पार्क में भी पड़ोसी थे तो वो शायद कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं दोनों पार्टियों के दरमियान में। इज इट पॉसिबल? क्योंकि कह रहे हैं कि एक मौके पर तो आप लोग इकट्ठे खड़े हैं कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाए। नहीं, देखें, एतजाज़ साहब पे जो एतराज़ात थे वो ये थे कि वो क्यों वापस आए और उसको किसको कह रहे निकाल दिया आपने पार्टी से। देखें, एतजाज़ साहब को कोई शौक और नोटिस इशू नहीं हुआ था, उनको पार्टी से वो हर ये जो खबर गर्दिश कर रही है कि ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के दरमियान, इज इट पॉसिबल? नहीं, हमारे फिलहाल कोई डायलॉग ऐसा नहीं हो सकता, पीटीआई के साथ हमारे फिलहाल कोई डायलॉग नहीं हो रहे। ठीक है, राना साहब इस पे आपका कमेंट 20 सेकंड है, जल्दी से। कब तक हो जाएंगे? कुंडी साहब से पूछ लें कि कब तक मुरासिम शुरू हो जाएंगे पीटीआई के साथ, वो बता दें।
देखिए राणा साहब, पॉलिटिक्स में कोई हर्फ आखिर नहीं होता। हम तो रिकॉन्सिलेशन की पॉलिटिक्स करते हैं और हम जो है आपको पता है, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। समझ आई गल तो यानी आप कह रहे हैं क्या ये ऐसा हो सकता है? देखिए पीटीआई में ऐसे लोग हैं जो, वरना कुछ दिन पहले तो आप कैटेगोरिकली कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मैंने ये कहा है कि पीटीआई एक जमात है, ठीक है। अगर उसमें अगर उनके पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके पार्टी के अहदेदार हैं या वर्कर हैं, उन्होंने अगर 9 मई में मुलव्वस हैं, अगर वो उन्होंने गलत काम, ये नहीं कह रहे कि पीटीआई को पाबंदी लगनी चाहिए। ठीक है। पीटीआई हम कोई भी नहीं कहते कि किसी जमात पे पाबंदी हो। हमें मुशर्रफ दौर में हम पे पाबंदी लगी थी, हमने एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री बनी। हम कहते हैं कि जो पीटीआई है तो है, जो गलत लोग हैं उनको सजा हो रही है, अदालतें उनको सजा दे रही हैं। जो गलत लोग नहीं हैं वो पीटीआई उन्हें रन करने और उन्हें पॉलिटिक्स करनी है। हमने पॉलिटिक्स करनी है। माफी चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये पूछ रही है आइंदा आने वाले वक्तों में आप क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलके कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर सकती है, कोई जनाब कोई किसी किस्म का ब्रिज बिल्डिंग होके इत्तेहाद हो सकता है? ये राणा साहब वो मेरा सवाल अच्छे तरीके से समझ गए, उन्होंने जवाब भी अपने अंदाज में दे दिया। वो सियासतदान है, वो आपसे मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुला लें, फिर आपको तफसील से जवाब दूंगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।